पार्ट 2 में सिंधु घाटी सभ्यता एवं उनके संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, जो घटना चक्र से हम लोग प्रत्येक दिन कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एवं संस्कृति सभ्यता, सबसे पहले थ्योरी, उसके बाद में इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देखते हैं, सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है। कौन कौन? तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। यानी कि सिंधु सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है। पहला सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और तीसरा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में स्थित है। हड़प्पा कहाँ है? तो पाकिस्तान प्रांत के पंजाब जिले के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में और मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है। पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा? तो पिगट महोदय ने। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। सिंधु सभ्यता का नाम सबसे पहले किसने दिया था इस सभ्यता को? तो सर जॉन मार्शल ने दिया था। रेडियो कार्बन 14 यानी कि C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है, जो सर्वाधिक मान्य तिथि है। लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। इसका मतलब हुआ कि 2300 से 1700 ईसा पूर्व इसका सर्वमान्य तिथि है, लेकिन यह जो अपने विकसित अवस्था में जो थी, यह विकसित अवस्था 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र के सभ्यता के समकालीन थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। विभिन्न विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता के काल अवधि का निर्धारण निम्नवत किया है। सब न देखेंगे, नहीं आता है। सर जॉन मार्शल ने इसे 3250 से 2750 माना। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो तिथि है, सर जॉन मार्शल ने बताया कि 3250 से 2750 होता है। अनरेस्ट मैके ने बताया कि 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व होता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व किसने माना? अर्नेस्ट मैके। माधव स्वरूप वत्स जो थे, इन्होंने 3500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक माना। माधव स्वरूप वत्स 3500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। गैंडे ने इसे 2350 से 1750 माना। गैंडे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है 2350 से 1750, जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, 2350 यानी 2300 ईस्वी, 2350 से 1700 ईस्वी, ये जो है ये किसने? तो गैंडे के अनुसार हम लोग मानते हैं। मार्टिमर व्हीलर ने बताया कि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। अब फेयर सर्विस ने बताया 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। फेयर सर्विस ने बताया 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। अब तक इस सभ्यता के अवशेष मुख्यतः अफगानिस्तान में सोर्तघई एवं मुंडीकॉक, अफगानिस्तान में सोर्तघुई और मुंडीकॉक से प्राप्त हुए। पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान
और भारत ने पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुत्का-गेडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल मंडा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल दहिमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। दहिमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसका आकार त्रिभुजाकार है तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है और इसका जो क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई एक विशेष जनजाति या प्रजाति नहीं रहती थी। इसमें मुख्यतः 4 प्रजाति रहती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रकार की प्रजातियां रहती थी। इसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड यानी कि काकेशियन, भूमध्य सागरीय यानी कि इंडो यूरोपियन या कैस्पियन, प्रोटो ऑस्ट्रेलियन, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड, ये 4 प्रकार की थी। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। मोहनजोदड़ो के जो निवासी थे वह अधिकतर भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापक के संबंध में निम्नलिखित विद्वान के विचारक क्या है उसको एक बार देखते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता आर्य को मानते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता आर्य को मानते हैं। गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर व्हीलर ने इसे सुमेरियन को संस्थापक मानते हैं। गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता सुमेरियन को मानते हैं और रखाल दास बनर्जी इसे द्रविड़ को मानते हैं। यानी कि 3 प्रचलित है। सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापक के संबंध में डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप इसे आर्य को मानते हैं। तो डॉक्टर लक्ष्मण क्या है? लक्ष्मण भगवान के रूप है। अब भगवान कौन है? तो भगवान एक ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण को हम क्या बोल सकते हैं? या ब्राह्मण या विद्वान को क्या बोल सकते हैं? आर्य। ब्राह्मण और विद्वान को क्या बोल सकते हैं? आर्य। यानी कि लक्ष्मण जो स्वरूप थे इन्होंने क्या बताया सिंधु घाटी सभ्यता के? तो ये बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माण किया वह आर्य ने किया। किसने? डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने आर्य को बताया। रखाल दास बनर्जी बताए द्रविड़ को। बनर्जी जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? बनर्जी होते हैं बंगाल में। बंगाल में जो लोग होते हैं द्रिम द्राम बोलते रहते हैं, त्रुम त्राम। तो रखाल दास बनर्जी ने बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किए उन्होंने कौन किया? तो द्रविड़ ने किया। ये है गार्डनर चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर, ये सब अंग्रेज है। गार्डनर चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर या अंग्रेज है, ये बताया सुमेरियन को। तीनों याद करना है। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप आर्य, रखाल दास बनर्जी द्रविड़, गार्डनर चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर सुमेरियन को। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले केंद्रीय नगर, तटीय नगर या पत्तन नगर, तटीय नगर और पत्तन नगर, अन्य नगर एवं कस्बे, 3 भागों में बांटते हैं। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले केंद्रीय नगर, तटीय नगर और पत्तन नगर, अन्य नगर और कस्बे, 3 भागों में। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दिया था। जनवरी 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब के पाकिस्तान के वर्तमान साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण प्रारंभ हुआ। वर्ष 1926-27 और 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स ने
तथा वर्ष 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन करवाया। इसका मतलब यह हुआ कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सिर्फ दयाराम साहनी ने नहीं किया, इनके बाद में 1926, 27 और 1933, 34 में माधव स्वरूप वत्स ने किया, 26, 27, 33, 34 में। लेकिन व्यापक स्तर पर 1946 यानी कि भारत की आज़ादी से एक वर्ष पहले मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। यानी कि इसके खोजकर्ता में 3 व्यक्ति है। सबसे पहले दयाराम साहनी 1921, दूसरा है माधव स्वरूप वत्स यानी कि 1926, 27 से 1933, 34 में 2 बार किए, एक बार 26, 27 में किए, एक बार 33, 34 में 2 बार उत्खनन किए। अंत में आया 1946 में मार्टिमर व्हीलर, जिसने हड़प्पा को व्यापक स्तर पर उत्खनन करवाया। अब देखते हैं हड़प्पा से प्राप्त टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता ये हो गया पूरा हड़प्पा सभ्यता मान लिया जाए, तो पूर्वी टीलों को ये इधर पूरब, तो पूर्वी टीलों को नगर टीला, कौन नगर टीला, और पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला कहते हैं। दुर्ग यानी कि हड़प्पा सभ्यता के 2 टीला था, एक और इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो ईस्ट वाला जो होता था उसे नगर टीला और वेस्ट वाला जो होता था उसे दुर्ग टीला कहा के नाम से संबोधित किया गया। यहाँ से 6x6 यानी कि 6 कक्ष की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 अनानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जैसे कि ये कितना पंक्ति, 6 पंक्ति, एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3, 4, 5, एक और 6, तो 6 पंक्ति में निर्मित कुल 12 अनानागार के अवशेष। अनानागार का मतलब जब 6 है तो इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 हुआ। तो अनानागार का मतलब होता है कि अन्न रखने वाला स्थान। यानी कि हड़प्पा सभ्यता से 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला के नाम से जाना गया। और यहाँ से 6 कक्ष की 2 पंक्तियों निर्मित कुल 12 अनानागार के अवशेष प्राप्त हुआ है। अनानागार का मतलब होता है अनाज रखने वाला स्थान। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में, कहाँ, सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को, क्या बोल रहा है, नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दिया है। यानी कि नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर जो होता था दुर्ग टीला, उसे मार्टिमर व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बने हुए मछुआरे के चित्र, शंख का बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, तांबे के बना इक्का गाड़ी, ईटा का वृत्ताकार चबूतरा, गेहूं तथा जौ के दाने के प्रमुख अवशेष मिले हैं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला, तो हड़प्पा सभ्यता से मिला है अनानागार R37। क्या है, R37 एक कब्रिस्तान है। और नगर की रक्षा के लिए जो पश्चिमी दुर्ग के टीला होता था उसे माउंट व्हीलर ने क्या किया है, नाम दिया है, तो माउंट एबी। और हड़प्पा सभ्यता में एक बर्तन पर मछुआरे के चित्र मिला है, मछुआरे के चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया, तांबे के इक्का गाड़ी, वहां पर शंख का बैल, तांबे का इक्का गाड़ी, ईंट जो था, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दाने के अवशेष मिले।